ओके सो स्टूडेंट, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्वॉलिंग मैकेनिज्म के रिलेटेड और स्टमक के डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लिया, जिसमें इंपॉर्टेंट था हमारे पास गैस्ट्राइटिस और अल्सर, और इन दोनों का डिफरेंस भी। बेसिक कॉजेज जो है वो तकरीबन सेम ही थे इनके। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स की। स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मल क्या हो रहा होता है? डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, इन दोनों में कोई मसला होगा तो डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर डाइजेशन एबनॉर्मल हो गई है तो क्यों हुई है, उसके क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं। एबनॉर्मल डाइजेशन मोस्टली होती है पेनक्रियाटिक सिक्रीशन के लॉस होने की वजह से। एज वी नो कि पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेजेस होते हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेजेस, एमाइलेजेस होते हैं, जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये एंजाइम्स नहीं हैं तो डाइजेशन भी नहीं हो सकेगी। अब ये एंजाइम्स क्यों नहीं है? क्योंकि पेनक्रियाटिक सिक्रीशन नहीं है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं रिलीज हो रहा? 3 वजह से रिलीज नहीं हो रहा। अगर तो हमारे पास पेनक्रियाटाइटिस हो गया है, यानी पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसकी वजह से जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल हो गई है, या जो पेनक्रियाटिक डक्ट थी वो किसी भी स्टोन की वजह से ब्लॉक हो गई है। ठीक है, या क्या हुआ है कि पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ब्लॉक हो गई है, या तीसरी बात यह है कि हमारे पास मोस्टली जो पेनक्रियाज का हेड होता है ना, उसमें मैलिग्नेंसी हो जाती है बहुत कॉमनली, और वो रिड्यूस कर दिया जाता है, ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया? हेड पेनक्रियाज का रिमूव कर दिया ड्यू टू सम ट्यूमर और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो हैं वो इफेक्ट हुई हैं। अब अगर पेनक्रियाटिक सिक्रीशन नहीं है तो ऑलरेडी हमने बात कर ली कि डाइजेशन नहीं होगी। अब कौन से मॉलिक्यूल की डाइजेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी? तो आपने याद रखना है, फैट्स की डाइजेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी। जितना भी फैट आ रहा होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बल्कि उसी तरह वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा फिसिस के अंदर, सेम एज हाफ ऑफ प्रोटीन्स और हाफ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट नहीं होंगे। और विदाउट डाइजेशन जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती वो फीकल मेटल में रिलीज होना शुरू हो जाएगी, तो काफ़ी फैटी फीसेस जो है वो प्रोड्यूस होंगी ऐसे पेशेंट के अंदर। बस इतना सा मसला है कि डाइजेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इन कॉजेज़ की वजह से, पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस नहीं है, सिक्रीशंस नहीं है तो डाइजेशन नहीं हो रही। अब पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है, जो हमने यहाँ पे बात की है, बुक में से जिक्र किया हुआ है। पेनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से जो इसकी सिक्रीटिंग एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है दोनों। अब इन पेनक्रियाटाइटिस का आगे रीज़न क्या है? या तो एक्सेसिव अल्कोहल है, या फिर हमारे पास कोई भी गॉल स्टोन है जिसने मेन और सिक्रीटरी डक्ट्स को ब्लॉक कर दिया। जब ये ब्लॉक हो गया है तो हमारे पास जितना भी पेनक्रियाटिक जूस है वो तो एक रिलीज़ नहीं हो सकेगा, सिक्रीट नहीं हो सकेगा। दूसरी बात है कि वो सारे का सारा यहाँ पे बिफोर ब्लॉकेज जो है वो एक्मुलेट होना शुरू हो जाएगा। हमें पता है ये सारी की सारी पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस क्या होती हैं? इनएक्टिव होती हैं, और ड्यूडेनम में जाके विद एन एसिडिक मीडियम मोस्टली इन्होंने एक्टिव होना होता है, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन और पेप्सिन। यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजन होगा वो क्या करता है कि जो उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है ना, थोड़ा बहुत उसको ओवरकम कर लेता है और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में मजीद ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कुछ काइमोट्रिप्सिन और बाकी एंजाइम्स भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे एक्मुलेशन के दौरान। जब वो एक्टिव हो जाएंगे, हमें पता है इनका डाइजेस्टिव एक्शन होता है, तो ये इस डक्ट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इतना ज़्यादा इफेक्ट कर देंगे, इतनी ज़्यादा डाइजेशन इंडक्ट से कर देंगे कि पेनक्रियाज की सिक्रीशन जीरो लेवल तक चली जाएगी। ठीक है, तो पेनक्रियाटाइटिस का कितना हमारे पास स्वेयर कंसिक्वेंस है कि एट द एंड जो डक्ट से उनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब पेनक्रियाटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है पेनक्रियाज की, जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से हो सकती है, या फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जो अल्सर्स हैं उनका कंसिक्वेंस भी ये होता है कि जो क्रॉनिक अल्सर्स होते हैं वो पेनक्रियाज तक चले जाते हैं और पेनक्रियाज के इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन एबिलिटी को डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा उसकी सिक्रीशन लॉस हो जाएंगी। सिक्रीशन लॉस के 3 रीजन हैं, पेनक्रियाटाइटिस, डक्ट ब्लॉकेज, या फिर अगर मैलिग्नेंसी की वजह से हेड रिमूव कर दिया। और पेनक्रियाटाइटिस क्यों है? किसी भी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, और इस इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में क्या है मोस्टली कॉज है इसका? एक्सेसिव अल्कोहल या ब्लॉकेज। ब्लॉकेज की वजह से कुछ एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और वो डक्ट की ही डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब डाइजेशन की बात होगी, डाइजेशन की एबनॉर्मेलिटीज़ देख लिया। अब हमने एब्जॉर्प्शन की बात करनी है। अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से ना हो रही हो, यानी डाइजेशन प्रॉपर हो गई है, एंजाइम्स ने तो एक्ट किया है, लेकिन इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रही, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? मतलब इसको हम कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, यानी लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, और इनको कलेक्टिवली हम स्प्रू बोलते हैं। ठीक है, अब स्प्रू की डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन इस वजह से भी हो सकती है अगर किसी मैलिग्नेंसी या ट्यूमर की वजह से आपने इंटेस्टाइन का लार्ज पोर्शन रिड्यूस या रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसको जो मैल एब्जॉर्प्शन है यानी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी का लॉस होना, उसको हम कलेक्टिवली स्प्रू बोलते हैं। स्प्रू के आगे 2 टाइप्स है। एक हमारे पास होता है नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू। ठीक है, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू होता है, और एक हमारे पास होता है ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू वो कहता है किसी भी बैक्टीरियम की वजह से या किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इन्फ्लेम हो जाता है और डाइजेस्टिव एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और इस तरह के ट्रॉपिकल स्प्रू को एंटी बैक्टीरियल थेरेपी से
ट्रीट किया जा सकता है। अब बात आती है नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू में। वो कहता है मोस्टली जो नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू है वो आइडियोपैथिक है। आइडियोपैथिक का मतलब होता है हमें इसकी कंडीशन नहीं पता, या इसको हम सीलियक डिजीज़ भी कहते हैं। अगर बच्चों की डाइट में सीलियक होगा तो उनकी जो एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेम एज इसको हम ग्लूटेन इंटेरोपैथी भी बोलते हैं। ग्लूटेन इंटेरोपैथी का मतलब है जो ग्लूटेन है वो प्रेजेंट होता है व्हीट और राई में, ठीक है। तो अगर पेशेंट जो है व्हीट और राई खा रहा है, बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ लोगों में होता है, लेकिन कुछ लोग इसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उनकी व्हीट में क्या मौजूद हो, ग्लूटेन मौजूद हो, तो ये ग्लूटेन उनके इंटेस्टाइनल वॉल के ऊपर जाके बहुत डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कॉज करता है। क्या इफेक्ट कॉज करता है कि उनके जो इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाइज है ना, माइल्डर फॉर्म में माइक्रोविलाइज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। माइक्रोविलाई को डिस्ट्रॉय करने से वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर रहा है। सरफेस एरिया को रिड्यूस करने से एब्जॉर्प्शन एबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लेकिन स्पेयर फॉर्म में विलाइज को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है इंटेस्टाइनल विलाई एंड माइक्रोविलाई के, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत रिड्यूस हो जाती है। ऐसे पेशेंट की डाइट का बहुत ख्याल रखा जाता है कि कहीं से भी उनको व्हीट या ग्लूटेन ना प्रोवाइड किया जाए। ट्रीटमेंट इसका यही होता है कि उनकी डाइट में से ग्लूटेन को रिमूव कर दिया जाए तो वो ठीक रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ, अगर मतलब एब्जॉर्प्शन इफेक्ट है तो उसको स्प्रू कहते हैं, जो ट्रॉपिकल एंड नॉन ट्रॉपिकल है। नॉन ट्रॉपिकल का ट्रीटमेंट ये होता है कि जिस एजेंट से उसको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स अपीयर हो रहे हैं आप उसको रिमूव कर दें, और ट्रॉपिकल में एंटीबैक्टीरियल थेरेपी दी जाती है। उसके बाद जब वो कह रहे हैं मैल एब्जॉर्प्शन में क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहले तो फैट्स की डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, सॉरी फैट्स की एब्जॉर्प्शन बहुत इफेक्ट होती है, और फैट्स जो हैं वो फेसेस में रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब कैसे पता चला कि ये एब्जॉर्प्शन का मसला है, डाइजेशन का नहीं? क्योंकि जो फैट फेसेस में रिलीज़ हो रहा था वो सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड की फॉर्म में रिलीज़ हो रहा था, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि फ़ैट अच्छी तरह डाइजेस्ट हो चुके थे लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हुए। और जब बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स जो हैं आपकी फेसेस में रिलीज़ होते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टेटोरिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटोरिया। इसलिए फेसेस की एग्जामिनेशन से पता चलता है कि एब्जॉर्प्शन में मसला है। उसके बाद प्रोटीन्स और कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट होती है, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट क्या आते हैं हमारे पास एब्जॉर्प्शन के कम होने की वजह से? एक तो ज़ाहिर है कि जितना फूड इंजेस्ट किया जा रहा है उसमें से 60 to 70% क्या हो जाता है, बॉडी से फीकल मेटल में रिलीज़ हो जाता है क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी क्या होगा, सबसे पहले इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। दूसरी बात है ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ज़रूरी वाइटामिन हैं या कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है। देन हमारे पास जो विटामिन के है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स एक्टिव नहीं हो पा रहे, और अगर ऐसे इंसान को ज़रा सी भी चोट लगेगी तो बहुत ज़्यादा खून निकलेगा क्योंकि कोगुलेशन नहीं हो पा रही विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। और इसके अलावा मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी हो सकता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन ना होने से, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोबैल्मिन की एब्जॉर्प्शन जब नहीं होती तो अनीमिया क्यों होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीजेज हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। डाइजेशन की क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, और एब्जॉर्प्शन में अगर मसला है तो उनकी क्या क्लासिफिकेशन है और क्या कॉजेज़ हैं। बहुत ईजी सा था।